नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। आईसीएसई बोर्ड्स का जो हिस्ट्री और सिविक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस आपको इतना ही पढ़ लेना है। इससे बाहर एक भी नंबर का सवाल नहीं आने वाला, इसकी गारंटी हम देते हैं। पेपर होने के बाद अगर इससे बाहर एक भी सवाल आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आकर के जो भी आप कहेंगे वो हम स्वीकार करेंगे, और नहीं अगर इससे बाहर एक भी सवाल आता है तो आपको चैनल को शेयर अवश्य करना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर पिछले कुछ सालों से क्या आ रहा है, क्या पैटर्न, अब लेटेस्ट पैटर्न क्या है, स्पेसिमेन से लेकर के प्रीवियस 10 ईयर्स तक के सबका एनालिसिस है। तो सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने या तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की है या तो जिन्होंने पढ़ाई कर ली है लेकिन उनके नंबर 80-90 के बीच में ठहर रहे हैं, तो उनके लिए तो 95 प्लस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं भी की है तो इनमें से कम जो चैप्टर वाइज चीज़ें पिक कर रहे हैं, अंत में बता देंगे कि ये चैप्टर पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे, वो भी अंत में बताएंगे। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा फाइनल अंतिम तक वॉच करें, और जो टॉपिक्स बताया उसको क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से उस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टॉपिक को कम से कम आपके पास 4 दिन का टाइम है, 3-4 दिन का, रोज एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए, पूरा खत्म हो जाएगा। और कई सारे तो वीडियो हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे पहले हम सिविक्स का डिस्कशन करते हैं। जो सिविक्स के क्वेश्चन पर आपको सीधे हम लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, तो इसे छोड़ करके क्यों जाना, जब कुछ ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं बस। लोकसभा के भी सिमिलर टर्म, लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन रहता है और राज्यसभा का जो क्वालिफिकेशन रहता है दोनों सिमिलर रहते हैं लगभग। और इनके जो पावर्स रहते हैं, एक पावर का बस फर्क है, वही बार बार पूछता है कि लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है। तो जितने भी आपके मनी बिल आते हैं, कौन से बिल, मनी बिल, यानी जैसे बजट हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, लोकसभा में आती हैं। ये सब राज्यसभा में कभी नहीं आएंगे। टर्म्स के रिलेटेड अगर सवाल देखिए ऑब्जेक्टिव बनेगा तो टर्म से बनेगा, नहीं तो कंपोजिशन बनेगा। और अगर क्वालिफिकेशन पूछता तो 3 नंबर में 3 पॉइंट पूछेगा, आपको लिखना रहेगा। क्वालिफिकेशन में एकमात्र डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में, कि लोकसभा में जो मिनिमम एज होती है ना मित्रों, वो 25 होती है और राज्यसभा में 35 होती है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं होनी चाहिए उसके पास, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए जो कि नॉन बेलेबल हो। तो ऐसे केसेस में क्वालिफिकेशन आपको सब एक ही तरह के रट की जानी है, और एक बस डिफ्रेंशिएट कर देता है कि लोकसभा की एज 25 होती है, उसकी 35 होती है। अब देखिए टर्म की बात करें तो लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर्स, आपको पता है, और लोकसभा एक टेम्परेरी सदन है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता, हर 5 साल के बाद इसमें रिटायरमेंट होता ही रहेगा। और नया इलेक्शन होना कंपलसरी है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नहीं, नेशनल इमरजेंसी लग गई तो बात अलग है। कंपोजिशन इसके आपको पता है मित्रों कि नहीं पता है, 550 होते हैं टोटल। 2 एंग्लो इंडियंस के लिए भी होते हैं, लेकिन वो 2020 के 20 के जो एक्ट संशोधन किया गया उसमें SC/ST का रिजर्वेशन तो कंटिन्यू रखा गया, लेकिन एंग्लो इंडियंस का हटा दिया गया। अब ये 2 कैसे कर दिए गए हैं कि अगर कोई एंग्लो इंडियन अगर नॉमिनेट होकर के जब ही आएगा, कि जब कोई एंग्लो इंडियन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आ गया लोकसभा में, तो उसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। स्पीकर का नाम याद रखिएगा। तो स्पीकर इस समय ओम बिरला जी हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन बेसिकली ये है कि जो मनी बिल है कि नहीं इसके बारे में कौन बताएगा, तो वो लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा। अगर ज्वाइंट सेशन बढ़ जाता है राज्यसभा और लोकसभा का किसका, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बैठ जाता है, तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा, उसको कौन लीड करेगा, तो वो हमारे लोकसभा के स्पीकर करेंगे। और इनके पास एक स्पेशल पावर होती है कि अगर कोई बिल आ रहा है और बिल को पास कराते समय अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच में क्या हो जाए, टाई अप हो जाए, मुकाबला। सपोज कोई बिल आ रहा है, 200 वोट कुल हैं, 100 वोट दोनों को मिल गए, तो टाई हो गया। इस कंडीशन में लोकसभा स्पीकर जिसको वोट दे देंगे वो जीत जाएगा। वो बिल मतलब जीत में इन द सेंस कि वो बिल पास करवा ले जाएगा। अगर सत्ता पक्ष की तरफ दे गए तो वो बिल पास हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और एक इनके पास स्पेशल पावर होती है कि ये किसी भी सदन के सदस्य को, कोई भी अगर है पार्लियामेंट का मेंबर और अगर वो पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको सस्पेंड भी यही कर सकते हैं, और इनकी कार्यवाही पर कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। और एक्सक्लूसिव पावर या स्पेशल पावर लोकसभा की सिर्फ और सिर्फ मनी बिल है, इसके अलावा कोई भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। बाकी सिमिलर पावर्स लोकसभा और राज्यसभा शेयर करते हैं। बट अभी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा अंत में, उसका जवाब दीजिएगा। अब देखिए राज्यसभा का जो टर्म होता है ना मित्रों,
आपको पता है कि राज्यसभा का टर्म 6 ईयर होता है। कितना ईयर होता है? 6 ईयर होता है। लोकसभा 5 ईयर, राज्यसभा 6 ईयर। 6 ईयर में 1/3 मतलब 1/2, जैसे कि हर 6 में से 2 व्यक्ति हर 2 साल पे उसका रिटायरमेंट होता रहेगा। इसीलिए इसको परमानेंट सदन भी बोलते हैं, इसको परमानेंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ सकता है कि विच पार्लियामेंट इज नोन एज द परमानेंट पार्लियामेंट, तो राज्यसभा को परमानेंट बोलता है। क्यों? रीजन पूछ ले तो ये कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल पर रिप्लेस होते रहते हैं, हर 2 साल पर इलेक्शन हुआ करता है। अब क्वालिफिकेशंस इसकी सारी सेम है, बस एक्सपेक्ट एज के अलावा जो है, उसके अलावा सारी क्वालिफिकेशन सेम है। हमने बताया भी कि आपको एज का डिफरेंस है दोनों में, 35 इसमें है, 25 उसमें है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, अब इसके मेंबर्स के इलेक्शन कैसे होंगे राज्यसभा के? तो राज्यसभा के जो मेंबर के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट असेंबलीज के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलए जो होते हैं वो लोग वोट देते हैं। तो अब इसमें सवाल ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इंडियन स्टेट सबसे अधिक राज्यसभा सीटें कंटेन करता है? तो सबसे अधिक राज्यसभा सीटें पूछ ले या लोकसभा सीटें पूछ ले, दोनों का आंसर उत्तर प्रदेश है। लोकसभा 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 37 सीटें हैं। एक्सक्लूसिव पावर इसके पास क्या है? तो ऐसा कोई इसके पास बेहतरीन एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। तो इसका एक्सक्लूसिव पावर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की जरूर याद रखिएगा, मनी बिल लोकसभा में पेश होता है। बाकी आपको क्या करना है, इनके पावर्स के बारे में दो पावर पढ़ लेना। फाइनेंशियल पावर तो बेसिकली लोकसभा का ही पूछता है, और लेजिस्लेटिव पावर्स कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है, दोनों पार्लियामेंट्स में। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को हटाना है तो दोनों सदनों से यानी कि दोनों पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से आपको एक मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास करवाना पड़ेगा। यही सेम केस है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट का आगे डिस्कशन करेंगे। अब भैया सेशन के नाम याद करके जाना और इनके बारे में पढ़ करके जाना कि कितने सेशंस होते हैं। अगर आप पिछले 3 या 4 साल का पेपर उठा करके देख लेंगे तो सेशन से रिलेटेड एक सवाल या तो 3 नंबर में पूछा है या तो ऑब्जेक्टिव में पिछले साल पूछा है। पिछले साल एक सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पूछा था और एक सेमेस्टर में तीनों सेशंस का नाम पूछ लिया था। तो याद रखना भैया, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और एक कौन सा सेशन होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से। वो होता है विंटर सेशन, और सबका टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन और क्या होता है, जीरो और क्या होता है, एडजॉर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से शुरू करते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है कि अगर कहीं पर भी अपोजिशन जो है वो उसे लगता है कि जो हमारा सत्ता पक्ष है, जो हमारा फॉर्मिंग गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, इसके पास इसने मेजॉरिटी लूज कर दी है, तो ये लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। अगर ये मोशन पास करवा ले जाती है अपोजिशन हमारी, तो आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करते हुए पूरी लोकसभा डिसॉल्व मान ली जाती है, जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए। जीरो और या क्वेश्चन, जीरो और वो होते हैं जिसमें आप कोई भी तरीके का आंसर्स दिया जाता है आपको, इनके द्वारा सत्ता पक्ष के द्वारा आंसर दिया जाएगा, या सत्ता पक्ष के लोग भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, तो वो सारी जानकारियाँ जीरो आवर में आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन आवर्स बेसिकली इसलिए डिसाइड होता है कि क्वेश्चन आवर में कोई भी यानी अपोजिशन और फॉर्मिंग गवर्नमेंट का भी कोई भी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, और उस क्वेश्चन को अगर लगता है लोकसभा अध्यक्ष को कि इस क्वेश्चन का आंसर गवर्नमेंट से लेना चाहिए तो वो डिसाइड करेंगे, लोकसभा प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। तो मित्रों इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, लोकसभा राज्यसभा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, उसमें से आपको एक निपटा देना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में देख ले भैया, इनका एक बात डिफरेंस यही है कि इनका भी जो मिनिमम एज होता है वो 35 ईयर्स होता है। प्रेसिडेंट अगेन 5 ईयर्स के लिए, वाइस प्रेसिडेंट अगेन 5 ईयर्स के लिए, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। एक बात ये जान जाओ कि इनका जो डिफरेंस इनके इलेक्शन में डिफरेंस होता है, किसमें, इलेक्शन में डिफरेंस होता है, किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। तो जानो प्रेसिडेंट में कौन कौन वोट देता है। तो प्रेसिडेंट में बोथ सेशंस के, बोथ पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोट देंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, प्लस एमएलएज भी देंगे। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबलीज के जो एमएलएज होते हैं ये भी देंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली के देंगे, स्टेट काउंसिल के नहीं देंगे, यानी विधान परिषद के नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली के एमएलएज और एमपी दोनों वोट देंगे। एमपी में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया, क्या क्या,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, 1 मिनट इसको हटाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये हम समझाने की समझ चुके होंगे आप लोग। अब देखिए, एक होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे हम लोग हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के हिसाब से हम लोग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो देखिए, उस आर्टिकल का नाम याद रख लीजिए। 1 मिनट इसको हम जरा डिलीट कर दें, ये 1 मिनट हमको समय दीजिए। तो उस आर्टिकल का नाम है 61। आर्टिकल 61 के हिसाब से हम लोग प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से हटा सकते हैं। अब देखिए, पावर क्या है प्रेसिडेंट के की, तो जो हमारी आर्मी होती है, आर्मी के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसका अनाउंसमेंट कौन करे, नेशनल इमरजेंसी इन द सेंस, अभी हम डिस्कशन करेंगे सारे टाइप की नेशनल इमरजेंसी हो गई, उसमें स्टेट असेंबली को, स्टेट इमरजेंसी को भी आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो इस सारे का डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। ये सब तो बात हो गई प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेगा भैया, फिर वाइस प्रेसिडेंट ये करेगा कि जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा का मेन सभापति यानी कि राज्यसभा का प्रिसीडिंग ऑफिसर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट का एक काम और होता है कि अगर प्रेसिडेंट का कहीं पर भी डेथ हो जाता है तो देश का आर्मी के कोई सुप्रीम कमांडर चाहिए, तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करेंगे जब तक कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। सेकेंड केस देखिए, यहाँ पर आप लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे कि ये नेशनल इमरजेंसीज के टाइप क्या है विद आर्टिकल। क्यों मैंने ये सवाल लिखा, ये सवाल हर बार पेपर में पूछता है इमरजेंसी से रिलेटेड। तो जल्दी से इमरजेंसी का हम लोग, तो पता है आपको मित्रों कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, किसको किसको पता है कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देगा। तो देखो भैया, एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल, क्या क्या, एक हो गई नेशनल, एक हो गई, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, थोड़ी जगह की कमी है तो थोड़ा समझ जाइएगा ऐसे, स्टेट, चलिए हम अच्छे से लिख देते हैं स्टेट, और एक हो गई फाइनेंशियल। अब इसके आर्टिकल देख लो, बस आपको याद रखना है 352 याद रखना है, चार चार ऐड करते जाना है, 352, 356 और 360। ये तीनों इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। पूछ सकता है कि नेशनल इमरजेंसी किस केसेस में लगाया जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई वॉर की कंडीशन है या कोई नेशनल क्राइसिस आ गई है तो लगाया जा सकता है। 2 बार लगाया जा चुका है, एक बार 1962 में इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, और एक बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगी है। और स्टेट इमरजेंसी, जब स्टेट गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने लगे तो उसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अलॉट करेंगे भैया इस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगानी है। स्टेट इमरजेंसी लगते ही उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये सारे कौन लगा रहा है, सारे प्रेसिडेंट लगा रहा है। तो ये प्रेसिडेंट का पावर है कि सारे टाइप की इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही लगाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, आप प्रेसिडेंट का नाम याद कर लेना भैया, प्रेसिडेंट का नाम क्या है। प्रेसिडेंट इस समय हमारी एक महिला हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद रख लीजिएगा, जगदीप धनखड़ जी। सवाल पूछ लेगा फिर गलत करके आएंगे, हमने बता दिया दोनों प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। प्राइम मिनिस्टर का देख लो भैया, तो प्राइम मिनिस्टर का टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल होता है। इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट इन द सेंस कि लोकसभा में जिस पार्टी के पास मेजोरिटी रहेगी वो लोकसभा में अपने व्यक्ति को बताएगी कि ये हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। लोकसभा में एक वोटिंग होगी, लोकसभा में मेजोरिटी सिद्ध होगी, उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उसको फाइनली देश का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देंगे। और रिलेशनशिप बिटवीन पीएम, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पीएम और प्रेसिडेंट का बीच का क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा, तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच जो रिलेशन होता है कि प्राइम मिनिस्टर ही कोई चीज़ रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, इन द सेंस कि अगर हमारे सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अलॉटमेंट, उनको भी बताना है कौन है सीजीआई यानी कौन बनेगा, अगला अपॉइंट करना है, तो उसका भी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट इसको कहेगा ठीक है। और जितनी भी नेशनल इमरजेंसी लगेंगी उनका सबका रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया जाएगा, उन सबको प्रेसिडेंट कहेगा ओके फाइन डिक्लेयर। अगर प्रेसिडेंट खुद कर सकता है, ऐसी बात नहीं कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का व्यक्ति प्रेसिडेंट होता है, तो जो रूलिंग पार्टी कहती है वो होता है। अब देखो भैया कैबिनेट क्या होता है, तो याद रखना पीएम और कैबिनेट में अगर रिलेशन पूछ लो तो पीएम जो होता है वो कैबिनेट का हेड होता है। क्या होता है,
पीएम जो होगा हमारा वो कैबिनेट अंकल का हेड होगा। तो पीएम कैबिनेट का हेड होगा, इससे क्या सेंस निकलता है कि अगर कहीं पीएम के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके पीएम को उसकी कुर्सी से हटा दिया जाए तो कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मांग जाती है, कैबिनेट ऑटोमेटिकली खत्म मानी जाती है। अब देखो एक सवाल ये पूछता है कि भैया बताओ प्राइम मिनिस्टर ही एज द लीडर ऑफ नेशन क्यों बनता है। देखते होंगे आप लोग हर देश के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से जो भी हमारा नाम हो रहा है देशों में, दुनिया में, हर बार में प्राइम मिनिस्टर को क्यों नेशनल लीडर डिक्लेयर किया जाता है। होता तो प्रेसिडेंट है ना। तो अभी हमने आपको कुछ क्षण पहले ही बताया, सम टाइम पहले बताया, कुछ क्षण पहले बताया कि जितने भी इमरजेंसी से लेकर के जितने भी प्रेसिडेंट फैसले लेता है वो सब प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर लेता है। और एक बात बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया तो उसको प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार वापस भेज सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा वापस नहीं भेज सकते। तीसरी बार अगर इन लोगों ने भेज दिया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट इज अ सिम्बॉलिक हेड ऑफ कंट्री, बट प्राइम मिनिस्टर जो होता है यही हमारे को सब जगह रिप्रेजेंट करता है। दुनिया के अलग कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करेगा, यूएन में रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन बनाएगा दूसरे कंट्रीज से, जो भी पॉलिसीज़ होंगी उसको रिकमेंड करेगा। जहाँ पर इमरजेंसी से लेकर के सारे जो भी डिसीजंस, मेन डिसीजन रहेंगे इनके ही रिकमेंडेशन पे रहेंगे। जो आर्मी के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन आर्मी अगर वॉर करने जा रही तो उसका रिकमेंडेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही भेजेंगे, भैया डिक्लेयर कर दो वॉर। उस समय प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। उसको समझ सकते सारी कुछ पावर रहती है प्राइम मिनिस्टर के पास ही, वो सिम्बॉलिक हेड प्रेसिडेंट रहते हैं। अब देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो एक बात याद रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एक मिनट थोड़ा इसको अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ी सी इस पीडीएफ में थोड़ा पीछे का भी प्रिंट दिख रहा है हल्का फुल्का, तो उसको नेग्लेक्ट करिएगा। देखिए पढ़ने आए हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको प्रॉब्लम होंगी, अभी हिस्ट्री वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हल्का फुल्का दिख रहा होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जान जो भैया कि इनका अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 75(1). फॉर्मेशन इनकी क्या होती है, इनका कंपोजिशन फॉर्मेशन, तो 1 प्राइम मिनिस्टर प्लस 28 मेंबर्स अदर, 28 मैक्सिमम होता है। टर्म क्या होगा 5 साल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इनका देखा जाए तो 75(3) आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल बस थोड़ा बहुत जान लेना बस। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का डिफरेंस पढ़ के जाइएगा, पूछता सवाल हर बार है। इतना डिस्कशन अभी ऑलरेडी कर चुका हूँ कि अब इस सवाल पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब देखो भैया एक हम आपको बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये ज्यूरिसडिक्शन जितने भी हैं, ओरिजिनल, एप्लीकेट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, सब पढ़ के जाना। 3 सवाल आएंगे इससे, 2 तो कंपलसरी हैं और 3 हमेशा आएंगे। तो भैया सारे सवाल पढ़ के जाना, अंत में मत आकर के पछताना कि हमने तो आपको बता दिया, हमने तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो पढ़ के जाना। सारे ज्यूरिसडिक्शन जितने, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में डायरेक्ट जिसमें फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि किन्हीं किन्हीं केसेस में वो डायरेक्ट डिसीजन दे सकता है। और इसके अलावा एप्लीकेट हो गया, एडवाइजरी की किसी केसेस में वो एडवाइस भी दे सकता है। एडवाइस इन द सेंस कि जैसे कि कोई बिल बनाना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि यार ये काम कर दो, ये बिल कर दो तो जनता के लिए अच्छा होगी। बात माने या ना माने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। रिवाइजरी पावर ये होती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बिल बना दिया जो लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पर छीड़ किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, रिवाइजरी पिटीशन आप डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन हो रहा है तो इन सब का फाइनल डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके रिव्यू करेगा। तो अगर आपका बात सही लगता है तो वो उस संशोधन को, उस अमेंडमेंट को रद्द कर देगा। और इसी के साथ रिट क्या होता है, किसी भी फैसले को, रिट के देखो भैया टाइप भी पढ़ के जाना। रिट बेसिकली इसलिए दायर किया था कि त्वरित आदेश बोला जा सकता है इसको, कि जैसे कहीं पर भी कोई भी फैसला दे दिया लोअर कोर्ट्स ने, आपने वहाँ पर दायर कर दिया कि हमको भैया सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा कि इस फैसले पर अदर डिस्कशन लोअर कोर्ट में नहीं होगा और जो भी फैसला आया है इसको स्टॉप कर दिया जाए। ये सारी रिट्स हो गई। रिट्स में बेसिकली कई सारे टाइप्स भी हैं, अंदर घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि देखने वाले वीडियो अंत तक देखते हो, नहीं देखने वाले पहले ही भाग गए होंगे, क्योंकि उनके नंबर भी अंत पे देखिएगा, वो लोग बस भगवान की कृपा से पास हो जाए, बड़ी बात रहती है। कंपोजिशन देख लो सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं इन सब का देख करके जाना। क्वालिफिकेशन सारी सेम रहती है। क्वालिफिकेशन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है कि आइदर यह
10 साल तक क्या रहे, एक किसी 10 साल तक किसी एक कोर्ट में क्या रहे, अपने से लोअर कोर्ट में जज रहे, या तो 5-5 साल दो अलग कोर्ट्स में रहे, या तो ये 20 साल इन्होंने एडवोकेट के तौर पर सर्व किया हो लोअर कोर्ट्स में, या तो 10 साल दो अलग कोर्ट्स में, या तो ये 5-10 साल एक कोर्ट में जज रहे हो, या 5 साल करके दो कोर्ट में जज रहे हो लोअर कोर्ट्स में, या तो ये 10 साल एडवोकेट दो अलग अलग कोर्ट में और 20 साल एक कोर्ट में एडवोकेट रह जाए। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट महोदय फिर अपॉइंटमेंट करते हैं, अगेन प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन के बाद। टर्म भैया टर्म ऑफ ऑफिस या तो 65 साल के हो जाए या तो पहले रिटायरमेंट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ के जाना। तो क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाना। एक सवाल देगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली होता है जो भी कोर्ट डिसीजन देता है तो उसको कहीं ना कहीं सेव करके कोर्ट को रखना पड़ता है, नहीं रखेगा तो आगे चल करके कोई अगर उसको फिर पटिशन डाल दिया तो कोर्ट कहेगा इसका ऑलरेडी ये फैसला आ चुका है और इस पर ये चीज़ें हैं, तो कोर्ट के पास वो जानकारी रखनी होती हैं। तो जो भी फैसला आता है, जो भी फैसला आएगा उसकी एक कॉपी कोर्ट अपने पास खुद रखता है, तो उसी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि जो भी जजमेंट आए उसकी कॉपीज रखे। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर आपकी कहीं पर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो इस केस में कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा, जुडिशियल रिव्यू भेजेगा। कहीं पर आप कोई भी तरह के फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जाएगा। हालांकि इसको डिटेल डिफिनेशन अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी है हमारे पास, जिसको चाहिए होगा बता देगा, टेलीग्राम चैनल पर सबमिट कर देंगे। हम आते हैं हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट जानो, हाई कोर्ट का कंपोजिशन, अगेन हाई कोर्ट का डिफरेंट कंपोजिशन होता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। और एक चीज़ और याद रखो, कुछ लोगों को याद होगी कुछ लोगों को नहीं याद होगी। क्या चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जो एक साझा हाई कोर्ट शेयर करते हैं, मतलब सेम हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो ऐसे स्टेट्स का नाम है, याद रखना, कभी कभी सवाल पूछ लेता है। तो एक तो है मुंबई और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, ये कहाँ पर है? इनका हाई कोर्ट मुंबई में है। इसके अलावा अंडमान और बंगाल का कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। पंजाब और हरियाणा का कहाँ पर है? हरियाणा का कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो ये 3-4 नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और इसके अलावा एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट, नेशनल कैपिटल रीजन्स। बाकी पावर एंड जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल एंड एप्लीकेट इसके भी होते हैं, लेकिन उसके पढ़िएगा, इसका आप छोड़ भी सकते हैं इसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे जुरिस्डिक्शंस पढ़ लीजिएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है सिविल कोर्ट, क्या होता है क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिव्यू टर्म, ये रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोर्ट होता है। क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पर क्रिमिनल रिलेटेड हत्याएं और इन सब का सुनवाई होगा। सिविल कोर्ट घरेलू कोर्ट होता है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, 2-2 3-3 लाइन का डिफिनेशन है। अगर किसी को और अच्छे नंबर पाने हैं तो आर्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस करके पढ़ लेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अब छोड़ो, वहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर ही आ चुके हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, तो देखो इनके भी का डिफरेंस भी पढ़ के जाना। तो जो यहाँ पर पढ़ लेगा ना कि सेशन कोर्ट क्या होता है, तो ये चीज़ आराम से वाला क्वेश्चन भी उड़ा देगा। भैया आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है लोक अदालत का, तो इसको छोड़ के मत जाना। लोक अदालत होता क्या है तो जान लीजिए। लोक अदालत जो होता है वो पीएन भगवती जी के रिकमेंडेशन पे, इन्होंने, पीएन भगवती कौन थे भैया? तो पीएन भगवती पुराने ज़माने के एक जज थे, मतलब पुराने ज़माने का इन द सेंस कि पहले के एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया कि देश के कई सारे हिस्से में लोग जो हैं, व्यक्ति जो हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, जा ही नहीं पा रहे हैं अदालतों के बारे में, अदालतों के चक्कर ही नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस सब से निपटने के लिए उन्होंने क्या एक रिकमेंड किया कि लोक अदालतों की व्यवस्था की जाए, जो ग्रास रूट लेवल पर हो, ग्रामीण इलाकों में हो। तो ऐसे सारी जो लोक अदालतें हो गई, तो इनके अकॉर्डिंग पीएन भगवती जी के रिकमेंडेशन पर सेटअप हुई थी, ठीक समझें। आप देखो इसका वर्किंग पढ़ना है ना पढ़ना, लेकिन एडवांटेज बहुत पढ़ लेना। इससे क्या हो रहा है कि जो फैसले आ रहे हैं, जो डिसीजंस आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ज़्यादा लोग बेनिफिट पा रहे हैं, और इसका स्कोप भी आप पढ़ के जाना। इसके अलावा मोबाइल लोक अदालत भी आजकल चल रहा है। तो मोबाइल लोक अदालत बेसिकली ये है कि इंडिया के कई सारे ऐसे ट्राइबल्स इलाके हैं जहाँ पर
या बोल सकते हैं नक्सली प्रभावित इलाके, या ऐसा कोई इलाका जहाँ पर कोई दिक्कत ही बिल्कुल है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्टेब्लिशमेंट किया ही नहीं जा सकता, तो वहाँ पर क्या होता है, एक गाड़ी में सेटअप किया जाता है और वहीं पर ही मोबाइल लोक अदालत के माध्यम से मोबाइल से जज साहब जुड़े रहते हैं और वो जज साहब वहीं से सुनते हैं, वहीं फैसला दे देते हैं। फैमिली कोर्ट अगेन बहुत बार पूछा है सवाल, फैमिली कोर्ट होता क्या है? ऐसा कोर्ट जहाँ पर फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट जैसे कि तलाक हो गया या कोई भी फैमिली, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, ऐसे सारे डिस्कशन जहाँ पर भी होते हैं फैमिली कोर्ट में ही ये सारा डिस्कशन होता है। हमने आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी दोबारा एक बार रिवीजन कर देते हैं कि तो देखो भैया, लोकसभा राज्यसभा के सारे डिटेल पढ़ के जाना, क्वालिफिकेशंस, उनका टर्म, उनकी कंपोजिशन, प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना, स्पेशल लोकसभा की स्पेशल पावर पढ़ के जाना, मनी बिल वाला सवाल आ गया, फिर रोगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनके जो इलेक्शन में डिफरेंस होता है हर हाल में पढ़ के जाइएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा पेपर में। टर्म याद करके जाइएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद करके जाइएगा, द्रौपदी मुर्मू जी और जगदीप धनखड़ जी। और इसी के अलावा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में रिलेशन क्या होता है इसको याद करके जाइएगा। और एक सवाल पूछता है वाई वाले में, रीजन वाले में, वाई प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द मेन हेड ऑफ कंट्री, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। और इसमें अगर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जितने भी जुरिस्डिक्शन है जरूर पढ़ के जाइएगा, और कुछ पढ़ना हो या ना पढ़ना हो। हाई कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट पढ़ के जाइएगा कि किन सारे स्टेट्स में सिमिलर हाई कोर्ट्स हैं, कौन शेयर करते हैं। और एक सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। इसके बाद आप लोक अदालत पढ़ के जरूर जाइएगा। कोर्ट्स जितने छोटे छोटे हैं उनको आर्टिकल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रट लेना, चाहिए तो हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे। लोक अदालत पढ़ के जाना, एडवांटेज और स्कोप जरूर पढ़ के जाना, और कुछ पढ़ना हो या ना। तो चलो भैया हिस्ट्री पे चलते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के गए ना तो 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे आपके। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, आधे टॉपिक भी पढ़ लिए तो आधे क्या 25 से 30% टॉपिक पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे आराम से। चलिए सीधे लेकर के चलते हैं हिस्ट्री पर। उससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखो भैया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1857 की वॉर जो हुई थी, इसके कॉजेस पढ़ के जाना। कॉजेस में कौन कौन से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ के जाना क्या था, सब्सिडियरी अलायंसेस पढ़ के जाना क्या था, ये दोनों पढ़ के जाना, एक जरूर पूछेगा। मिलिट्री कॉस्ट पढ़ के जाना, पॉलिटिकल कॉस्ट, मिलिट्री कॉस्ट तो बेसिकली ये दोनों बोल्स, मिलिट्री कॉस्ट हो गया, उस समय के इकोनॉमिकल कॉजेज में जो इंडिगो कल्टीवेशन था पढ़ के जाना। तो तीन हमने आपको मेन बता दिया, क्या बता दिए, तीन। एक तो आपको पढ़ना है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक पढ़ना है सब्सिडियरी अलायंसेस, एक इंडिगो कल्टीवेशन, ये पढ़ करके आपको जाना है। और एक इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, दो पॉइंट और पढ़ के जाना, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद इसके आफ्टर इम्पैक्ट क्या हुए थे, तो इसका आफ्टर इम्पैक्ट याद करिएगा कि जो ईस्ट कंपनी रूल का इंडिया में एंड हो गया था। कब हुआ था कंपनी रूल का एंड? तो कंपनी रूल का एंड हुआ था 1858 में, कंपनी रूल हट गया। तो कंपनी रूल हटने के बाद क्या हुआ था, तो जो इंडिया का सारा पावर था ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। कहाँ पर चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। और इसके बाद एक चीज़ें और आप लोग याद रख सकते हैं कि डिफरेंट समय पर कब ये शुरू हुआ था। तो मई 1857 में शुरू हुआ था। क्या कब? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857। कभी कभी हिंदी टाइपिंग जल्दी हो जाती है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो 1857 मई में इसकी शुरुआत हुई थी, 8 मई को शुरुआत हुई थी, और बेसिकली होना शुरू था 10 मई को, हो गया था 8 मई को। इसके अलावा आप पढ़ना है तो आपको कि इसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो इम्पोर्टेंस ये था कि इसमें जो भी हमारे हम लोग जो बटे हुए थे, यूनाइटेड हो गए थे। हमारे लीडर कौन थे? तो हमारे लीडर थे बहादुर शाह जफर सेकेंड। कौन? बहादुर शाह जफर सेकेंड, ये आखिरी मुगल रूल थे। और इसके आफ्टर पोस्ट सिक्वेंसेस जो थे, आफ्टर शॉक्स जो आए थे, जो बेसिकली हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया था, तो जो मुगल रूल और मराठा, इन दोनों की पावर्स को इन लोगों ने क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। इसके बाद मराठा और मुगल का जो पावर था इसको एंड कर दिया था, यानी कि पेशवा और मराठा की पावर ख़त्म हो गई। अब ये तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं था इंडिया में बचा। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? रंगून पकड़ के इनको भेज दिया गया था, वहीं पर इनकी टॉम्ब है। और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अगर हम लोग पढ़ें,
और आपको कुछ पढ़ना है जिसमें तो आप पढ़ सकते हैं रिपर्सिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो क्या क्या था, वेनिकुलर प्रेस एक्ट पढ़ सकते हैं आप लोग, वेनिकुलर प्रेस एक्ट पढ़ सकते हैं, ये बहुत बार पूछता है। आर्म्स एक्ट पढ़ सकते हैं, आर्म्स एक्ट जरूर ये दोनों पढ़ के जाना, और कुछ पढ़ना है ना पढ़ना, ये दोनों पढ़ो, रिपर्सिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश में पढ़ के जाना। तो वेनिकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, इन दोनों के बारे में डिटेल आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब आते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो जब ब्रिटिश इतना कुछ हो रहा था, इसी बीच क्या हुआ, 1885 में एक अंग्रेज थे ए ओ ह्यूम, इन महोदय ने क्या किया, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट किया। क्योंकि इन्होंने देखा, इन्होंने ऐसा सोचा कि जो इंडियंस हैं बेसिकली, इनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये लोग एक किसके नीचे आए, किसी एक छत्र के नीचे आए। तो ये लोग चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी INC का गठन किया। इसके पहले, अब INC के बारे में लोग नेक्स्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो नेशनलिज्म जो बढ़ा, तो बेसिकली यही सारे कॉजेस थे। अब हम लोग INC के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे वहाँ पर, और आप लोग और समझ सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग अर्ली और असर्टिव नेशनलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो भैया, अर्ली नेशनलिज्म, इसमें देखो, इसमें डायग्राम वाला जो क्वेश्चन आता है ना, इन्हीं दोनों में से फंसेगा। किसका किसका, दादा भाई नौरोजी का आ सकता है, दादा भाई नौरोजी का नहीं आया तो आप एक बात याद रखिएगा, लाल बाल पाल में से किसी का भी आ सकता है। लाल बाल पाल क्या है, तो रुक जाओ, लाल बाल और पाल, इनमें से किसी का भी आ सकता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनमें से किसी का भी डायग्राम दे करके आपसे पूछ सकता है। इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, इनकी बुक्स क्या थी, ये सब याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखना भैया, गलत मत करके आना। इनके प्रिंसिपल्स क्या थे, तो इनके प्रिंसिपल्स जो थे वो 3P प्रिंसिपल था। क्या था, 3P, P। अभी सब हम लोग अर्ली के बारे में ही बात कर रहे हैं, सर्टिफ के बारे में ही बात करते हैं। PPP क्या था, तो प्रेयर, पेटिशन और उसके बाद प्रोटेस्ट। पहले प्रेयर करो, फिर प्रोटेस्ट करो, फिर पिटीशन डालो। तो ये इनका वर्ल्ड फेमस मेथड था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी बात अलग है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में। तो देखो इन लोग की पॉलिसी जो, हाँ एक बात और याद रखना कि जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, ये लोग क्या चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंडिपेंडेंस चाहते थे। पूर्ण स्वराज का नारा नहीं था अर्ली का। असर्टिव ने क्या कहा कि हम लोगों को जो आज़ादी मिले, तो पूरी आज़ादी मिले। तो एक तो डिमांड इस पे हुआ कि असर्टिव ने कहा कि हमें पूरी आज़ादी मिले। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज मिले। पूर्ण स्वराज मीन्स इन द सेंस की कंप्लीट इंडिपेंडेंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये असर्टिव की डिमांड थी। असर्टिव में से आपके सवाल जो बन सकते हैं वो मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर बन सकता है, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर बन सकता है, लाला लाजपत राय के ऊपर बन सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब देखो भैया, ये सवाल जो है ना, ये वर्ल्ड फेमस सवाल आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ। कब हुआ, तो 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किसने किया, तो अली ब्रदर्स ने किया है। तो वर्ल्ड फेमस सवाल है, तो पढ़ के जाना कि, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद वहाँ पर कौन से मूवमेंट चले थे, तो वहाँ पर याद रखना राखी टाइड मूवमेंट चला था। हिंदू मुस्लिम आपस में राखी बांधकर एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। रोड लोग जो थे वो रोडों पर निकले थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सारे आफ्टर सीक्वेंसेस थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन मुस्लिमों को एक पॉलिटिकल पार्टी देने के लिए अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ल्ड फेमस महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ के जाना, 1922 वाला, गांधी इरविन पैक्ट 1932 वाला, फर्स्ट गोल मेज, इनका सेकंड गोल मेज जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो पढ़ के जाना। 2-3 चीज़ें पढ़ के जाना बस। महात्मा गांधी की फोटो रिलेटेड सवाल नहीं आएगा। डांडी मार्च पढ़ करके जाना, कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से। नमक तोड़ो कानून पढ़ करके जाना, समझे ये बस। इसके अलावा गांधी जी के बारे में और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ के जाना। तो ये सब इसी गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, सब आ जाएगा उसमें। किसी को इसका बारे में डिटेल चाहिए कि इसमें क्या क्या पार्टिकुलराइज्ड पढ़ना, तो सब बता तो दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको PDF में तो प्रोवाइड किया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, तो भैया जो नेताजी थे, कौन नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के एक अपनी
पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या मोटो था कि क्विक इंडिपेंडेंस, यानी कि त्वरित आज़ादी, हमको तुरंत आज़ादी करो। इन लोग मतलब बेसिकली उग्र आज़ादी चाहिए था इन लोगों को। इन लोगों का मानना था कि हम लोग लड़ झगड़ के आज़ादी लेंगे, बिना लड़े आज़ादी नहीं मिल सकती, जो कहीं ना कहीं से हो सकता है सही भी बात हो। और फॉरवर्ड ब्लॉक में अगर पूछ ले कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर शामिल हुए थे, तो जितने लेफ्ट विंग के थे उस समय जो कम्युनिस्ट लीडर्स सारे इसी में शामिल हो गए थे नेताजी के साथ, क्योंकि उनका भी मानना था कि लड़ झगड़ के ही हम आज़ादी ले सकते हैं। इसके अलावा आईएनए का भी आईएनए किसने बनाया, तो बताइए। आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसके मेन फेमस किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ के जाना। तो इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। तो 1947 में जो इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला, तो उस समय जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी, तो याद रखना इंडिया पार्टीशन ऑफ इंडिया था। इंडिया डिवाइड होगा 2 भागों में, और इसके अलावा इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलती है। और जो आप इंडिया की एक वो बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स रहेंगे, 389 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें से 292 आपके जो प्रोविंशियली स्टेट रहते हैं और 92 जो ब्रिटिश अंडर रूल थे उनके सारे मेंबर्स रहेंगे। तो ये 1947 में किसकी अधिकतर, कौन से एक्ट की ज़्यादातर बातें थी, तो 1935 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की ज़्यादातर बातें थी। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि ये 1919 वाला और 1942 वाला, ये दोनों आपको पढ़ के 1942 नहीं, 44 में तो ख़त्म हुआ था, 39 और 44 वाला। हिरोशिमा नागासाकी पर क्या गिराया गया था, तो एटम बम गिराया गया था। एटम बम्स का नाम क्या था, तो फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के एटम बम्स थे। ये सब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉसेस और इसमें अलाइड फोर्सेस, और जो इसमें अमेरिका की एंट्री क्यों हुई थी, तो ये सब बातें आपको पढ़ के जानी है। बस कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन क्यों बना, तो आफ्टर द सीक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन बना। एक सवाल पिछली बार हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। क्या बना था, लीग ऑफ नेशंस बना था, समझे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड के बाद यूएन बना। अब यूएन में आप समझ लीजिए कि यूएन के जो कई सारी चीज़ें पूछ लेता है, जैसे कि यूएन में एजेंसीज कौन कौन सी। ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली इसका याद रखना है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को और फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस के अमंग फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके अलावा नया ऑब्जेक्टिव इसका है कि डिसआर्म, डिसक्लोज एंड डेवलप, यानी कि डिसआर्म और डीकोलोनाइज और डेवलप, यानी कि आर्म रहित यानी कि हथियारों का निशस्त्रीकरण, डीकोलोनाइज यानी कि जो कॉलोनीज थी इनको हटा दो, और डेवलपमेंट, ये इसके नए ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बारे में और इनकी ऑर्गन्स के बारे में पूछता है, तो ऑर्गन्स की लोकेशन में आप बस एक चीज़ का याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी कि आईसीजे जो है, इसका बस हेग में है। कहाँ पर है, हेग। बाकी सबका वाशिंगटन में ही हेडक्वार्टर है। बाकी सबका इन द सेंस सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इन सबका कहाँ पर है, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, और इसके अलावा सेक्रेटरीट हो गया, ट्रुथमैनशिप काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इन सबका कहाँ पर है, इन सबका वाशिंगटन में ही है। ये हो गए यूएन के सारे ऑर्गन्स ऑब्जेक्टिव। यूएन की एजेंसीज के बारे में भी पूछ लेता है, तो पहली एजेंसी जो पूछ लेता है हाल फिलहाल में भी WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को हुआ था, 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब एक और पूछता है कि यूनिसेफ कहाँ पर है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर पूछ लेता है कि यूनेस्को का कहाँ है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और ये UNDP का पिछली बार फुल फॉर्म पूछा था,
यूएनडीपी का, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आपको पढ़ना है यूएन से। और इसके अलावा एक पढ़ना ही है आपको, तो ये नॉन अलाइड फोर्सेस, नॉन अलाइड मूवमेंट, यानी जब इंडिया आज़ाद हुआ मित्रों, तो उस समय इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो उसके बाद क्या हुआ कि दो वर्ल्ड जो थी वो दो गुटों में बटी हुई थी। एक तो था कि अमेरिका के लीडरशिप में था, और एक जो था वो आपके रसिया के लीडरशिप में था। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों के साथ पूर्णता नहीं रहेंगे, तो इसके लिए एक नॉन अलाइड मूवमेंट का स्थापना किया गया, जिसको नैम के नाम से जाना जाता है। इसका मेन फीचर जो था कि वर्ल्ड को अगेन किसी ऐसे युद्ध से बचाना, इसका मेन फोर्स यही था। अब देखिए, एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेज जैसे कि नेटो हो गया, सीटो हो गया, इनका ये सब विरोध करता था कि ऐसे कोई अलायंसेज नहीं होने चाहिए। अब एक बात और याद रखना कि नैम के जो आर्किटेक्चर थे यानी आर्किटेक्ट थे, इसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीटी नेहरू जी यानी पंडित नेहरू, और इसके अलावा प्रेसिडेंट जोसेफ ऑफ यूगोस्लाविया और प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट का भी नाम आता है। ये तीन इसके जो आर्किटेक्ट थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट जोसेफ, और ये कहाँ गए थे? ये प्रेसिडेंट जोसेफ जो थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको पूरी जानकारी हम लोग दे पाए होंगे। याद रखिएगा, पंचशील समझौता अगर आपसे पूछ ले, क्या पंचशील एग्रीमेंट, तो पंचशील एग्रीमेंट 1954 में इंडिया चाइना के बीच में हुआ था। इंडिया चाइना के बीच में हुआ था। मित्रों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी हम कन्वे कर पाए होंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन 2 भाग में इसको देख करके खत्म कर दो यार। एक 40 मिनट का वीडियो देखो, सारे टॉपिक्स ले लो। अगर नहीं पूरा वीडियो देखना है तो जाकर के टेलीग्राम से टॉपिक्स डाउनलोड कर लो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जिस दिन हिस्ट्री का पेपर होगा तुरंत इसका आंसर की हमारे इसी चैनल पर जारी किया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।